Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कई बार माहौल होता है लोगों ने विदेशी ताकतों से पैसे ले लेके और उनका प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों को खूब गुमराह किया। नहीं, डॉक्टर साहब आपने अपनी हार के लिए कोई ना कोई मंथन तो किया होगा। मंथन में क्या निकल के आया? ईडी में केस चल रहे हैं, सीबीआई में केस चल रहे हैं। दुर्भाग्य अब ये है कि वो जेल में नहीं गए। जी। हाँ, तो स्वतंत्र क्या कारण है? स्पीड हिली है। एजेंसीज के ऊपर दबाव डाला जाता है। हमारे साथ हैं सिरसा के पूर्व सांसद और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर अशोक तंवर। डॉक्टर साहब, अभी अभी चुनाव अनाउंस हुए हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? चुनाव अनाउंस हुए, अच्छा है, लोकतंत्र और मजबूत होगा। और इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र हमारे संविधान के माध्यम से एक संस्था दी है जो पूरे देश के अंदर निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, बड़े इनोवेटिव तरीके से चुनाव करवाए। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन करवाने का अनुभव भी उनके पास है। तो मैं समझता हूँ कि 10-20 दिन का फ़र्क है, कोई बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। तो हमारी पूरी तैयारी है, पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभा चुनाव सीटों पर ये लड़ेगी। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में एक बार फिर सरकार बने, जम्मू कश्मीर में सरकार बने। आने वाले समय में और 2 राज्य हैं, उसमें भी और मजबूती से लगेंगे। जिस तरह महेंद्रगढ़ में अमित शाह जी कह के गए कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं करेगी। देखिए, अमित शाह जी कह के गए हैं, ये तो पार्टी का अंतिम फैसला है। पार्टी उसी तरीके से तैयारी में लगी हुई है। और मैं समझता हूँ कि अब तो अनाउंस हो गए तो जल्दी जो उम्मीदवार हैं उनकी भी घोषणा होगी। हमारा नीचे से फीडबैक लेने के लिए आज और कल पूरे 90 की 90 सीटों पर, वैसे तो अलग अलग प्रभारी गए, वो हुए, अभी नीचे का जो फीडबैक है संगठन का, जो त्रिदेव हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, बूथ के लोग हैं, उनकी 2 दिन मीटिंग चलेगी। और बाकी अलग अलग समितियों का गठन हो चुका है। समान विचारधारा की पार्टी के साथ गठबंधन, जैसे हलोपा आपके एनडीए का एक पार्ट है और कांडा जी कह चुके हैं कि हम अलायंस करेंगे, लेकिन मोहन लाल बडोली जी कह चुके हैं कि वो 1-2 सीटों की पार्टी है। देखिए, ये जो फैसला है, मैं समझता हूँ जब अमित शाह जी ने कोई बात कही है और बाकी उसके आगे और कोई चर्चा होगी तो वो और पता चलेगा। पीछे लोकसभा चुनाव में उन लोगों का समर्थन था। अब किस तरीके से आगे का घटनाक्रम होगा वो तो देखना है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो फैसला करेगा। लेकिन हम सब का लक्ष्य यही है कि 90 की 90 सीटों पर फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और मजबूती से हम, जो हमारा नेतृत्व है, जो विकसित भारत के निर्माण के लिए लगा हुआ है। विकसित भारत का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक हर राज्य की उसमें एक मजबूत भूमिका नहीं होगी। आज मोदी जी के बनते ही 20,000 करोड़ रुपए के किसानों के खाते में सीधे गए, 3 करोड़ मकान लगातार पिछले 2.5 महीने में हम देख रहे हैं कि सरपंच हो, नौजवान हो, हमारा कर्मचारी वर्ग हो, हमारे एमसीज हैं, हर वर्ग को ध्यान में रख कर के और नई नई बड़े बड़े फैसले हों। और इस सिरसा को भी बहुत सौगातें मिली हैं। मेडिकल कॉलेज हमारा, उसका टेंडर हुआ था, वो टेंडर खुल गया है। अब आज अगर ये अनाउंसमेंट नहीं होती तो मैं समझता हूँ अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका शिलान्यास भी होना था। डॉक्टर साहब, 9.5 वर्ष तक जिन बातों को लेकर खट्टर साहब ने सरपंचों को अधिकार नहीं दिए, कच्चे कर्मचारियों की बात नहीं की, एमएसपी की बात नहीं की, अब लगातार नायब सिंह सैनी उनकी अनाउंसमेंट्स करते जा रहे हैं, कैबिनेट में पास करवाते जा रहे हैं। देखिए, मनोहर लाल जी ने एक व्यवस्था बनाई जो पारदर्शी हो, जिसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि जब ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें पक्षपात भी होता है। उन्होंने वो कोशिश करी थी, भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पे ना हो, चाहे वो गांव का मामला हो चाहे और हो। लेकिन ये भी कहना कि भाई सारे ही बेईमान, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एक रास्ता निकाला जिससे सरपंच भी अच्छे से गांव का विकास करवा सके। उनको अगर चुन कर के लोगों ने भेजा है, जिम्मेदारी दी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। और मैं समझता हूँ कि कल ही मेरे को कुछ लोग मिले थे, वो लोग बोले कि टेंडरिंग प्रोसेस अब ऐसा हो गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वो करना है, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आज
ऐसा नहीं कि ऑनलाइन व्यवस्था पूरी दुनिया में ऑनलाइन ही है। तो ऑनलाइन व्यवस्था की जो खासियत है, आज एससी का सर्टिफिकेट लेना हो, ओबीसी का लेना हो, कोई इनकम का हो, कोई नो ड्यूज़ लेने हो, तो तुरंत आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। पहले आदमी चक्कर काटता था। डॉक्टर साहब, व्यक्तिगत इच्छा क्या है आपकी? लोकसभा के बाद आप विधानसभा लड़ सकते हैं? नहीं, व्यक्तिगत इच्छाओं का सवाल नहीं होता। हमारी तो इच्छा ये है कि जैसे केंद्र में लोगों ने, देश के लोगों ने मिल कर के मोदी जी को तीसरी बार जिम्मेदारी दी, ऐसे ही तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने, 90 की 90 सीटों पे हम लोग और मजबूती से घूमें। ये जो अफवाह फैलाने वाले षड्यंत्रकारी झूठे जो लोग हैं, जो केवल और केवल लूट का मॉडल जिनका है, उनके बारे में सबको जा कर के बताएं। तो मैं सब जगह जाऊंगा, बताऊंगा, पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में काम करेंगे। पार्टी ने कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ाया, बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन कई बार माहौल होता है, लोगों ने विदेशी ताकतों से पैसे ले लेके और उनका प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों को खूब गुमराह किया, तो वो कई बार चढ़ जाता है मामला। इस इलाके में चढ़ गया वो मामला। अब लोगों को एहसास है कि भाई जिसकी सरकार केंद्र में, अगर उसके साथ चलेंगे तो हम सब लोगों का सशक्तिकरण भी होगा, विकास भी होगा, देश की तरक्की भी होगी, बजाय इसके कि जिनके पास 99 सीटें हैं उनके साथ चल कर के हम फिर खराब हों। डॉक्टर साहब, आपने अपनी हार के लिए कोई ना कोई मंथन तो किया होगा, मंथन में क्या निकल के आया? मंथन में यही चीज़ें निकल कर के आई। किसान आंदोलन का असर था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उनके लिए लगातार प्रयास हैं। बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत से मुद्दे होते हैं, तो अब उन लोगों को एहसास हो गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, 400 पार हो जाएंगी, तो अब तो 400 पार नहीं हुई। तो लोगों को पता है कि भाई ना आरक्षण खत्म हो रहा, ना वो हो रहा। बल्कि आरक्षण के ऊपर अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, केंद्र की सरकार ने कहा कि इस तरीके से नहीं होगा, ना कोई क्रीमी लेयर, जो संवैधानिक है, जो संविधान के अंदर है वही होगा। और सर्वोच्च जो ताकत है इस लोकतंत्र के अंदर, जिसको कानून बनाने का अधिकार है, वो पार्लियामेंट है। तो मोदी जी ने कहा, पार्टी ने बात स्पष्ट तौर पे रखी, उस पर भी गुमराह करने की कोशिश थी। तो इसलिए हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों का आज भी रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। उन्होंने देखा है हरियाणा को आगे बढ़ते हुए, कई कई गुना आज गांव के विकास के लिए पैसा आता है, शहरों में फंड्स की किसी तरीके की दिक्कत नहीं, आम आदमी का जीवन बेहतर हुआ है, सरल हुआ है, गरीबों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चली। हाँ, एक चीज़ है बस, जो लोग ऑर्गेनाइज तरीके से लूटते थे हरियाणा को, किसान की ज़मीन खरीद लेते थे उनके, अभी भी बहुत केस चल रहे हैं उनके, ईडी में केस चल रहे हैं, सीबीआई में केस चल रहे हैं। दुर्भाग्य अभी ये है कि वो जेल में नहीं गए। हाँ, तो स्वतंत्र क्या कारण है? स्पीड ढीली है? एजेंसीज के ऊपर दबाव डाला जाता है, ये दबाव डालते हैं। पहले ही अभी पीछे विपक्ष के नेता जो हैं केंद्र में, उन्होंने कह दिया मेरे ऊपर ईडी आने वाली है, पहले ही रोने लग जाते हैं, पहले ही चिल्लाने लग जाते हैं। अरे भाई थोड़ा सा सब्र करो, और आएगी। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको क्या बिगड़ना है, और अगर आपने किया है तो आप तो पहले ही तैयारी कर चुके 10 साल पहले। आप ये मान के कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे जेल में जाना है, ये तो मान लिया होगा तभी तो। ये तो एजेंसीज अगर स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से काम करते तो ये 10-10 साल पहले, सरकार आते ही 2014 के बाद 1 साल के अंदर अंदर ये अंदर जाने चाहिए थे। दुर्भाग्य है इस देश का, लेकिन भ्रष्टाचारियों को ना जनता माफ़ करेगी, ना एजेंसी माफ़ करेगी, और ना इस देश की न्याय प्रणाली माफ़ करेगी। तंवर साहब, आप जिनकी बात कर रहे हैं, विधायक सुरेंद्र के बाद, रावदान सिंह के बेटे के बाद, वो कह रहे हैं मैं जेल से नहीं डरता, मेरे पे चाहे जांच हो जाए। डरता तो कोई भी नहीं है बोलने में, लेकिन जब जिसने चक्की पीसी है उनसे पूछो ना, उनसे पूछो जेल का स्वाद। लाखों करोड़ रुपए लूट लिए जनता के, वो जेल में जाने के लिए थो ना लूटे इन्होंने, उसको आनंद लेने के लिए लूटे थे वो इन्होंने, कि हम इसका मजा लेंगे। उनके खिलाफ इनेलो ने भी एक चार्जशीट 10 साल पहले दी थी, वो कह रहे हैं हमारी चार्जशीट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, भी अब तक तो वो इधर उड़ा को अंदर होना चाहिए था। हाँ, फिर भी उन्होंने कांग्रेस की मदद करी इस चुनाव में जी। फिर भी उन लोगों ने, जिन्होंने कहा इस चुनाव में, उन्होंने कांग्रेस की मदद करी। लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं है। तो आपके दिल की इच्छा क्या है? ईडी जल्दी जल्दी कार्रवाई करे? मेरे दिल की इच्छा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने गलत किया है, आज हजारों लोग जेल से बाहर हैं, जी।
वैसे हजारों लोग जल्दी से जल्दी जेल के पीछे जाएं, तब देश के लोगों को विश्वास ये होगा कि हाँ भाई ये एजेंसीज ठीक से काम कर रही हैं। अभी उनके वो दबाव में है एजेंसी, उनके ऊपर से पहले तो दबाव हटना चाहिए। वो कैसे हटेगा, ये तो सरकार को सुनिश्चित करना है। प्रदेश में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, फिर दबाव किसका? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, विपक्ष का दबाव है। वो पहले ही चिल्लाने लग जाते हैं। जैसे मान लो कोई आपके यहाँ वो झगड़ा हो जाए, आप पहले से ही अपने छुरी मार लो, चक्कू मार लो, कहते हैं मेरा ये कर दिया वो कर दिया, तो पहले ही ड्रामे रच दे। तो ये विपक्ष तो ड्रामे रचने में माहिर है। तो अब आपका क्या दावा है, कितनी सीटों के लिए आप बात कर रहे हैं प्रदेश की? हम बहुत कंफर्टेबली अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस हरियाणा में बनाएंगे, और जिन लोगों ने पहले इस प्रदेश को लूटा, देश को लूटा, लोग उनको फिर दरकिनार करेंगे। क्योंकि उस समय जिस तरीके का माहौल बना दिया था, सारा सोशल मीडिया से लेकर के सारी चीज़ों को कंट्रोल किया गया, और इसीलिए ये कोई विपक्ष के अकेले के बस की बात नहीं थी। विदेशी ताकतें इसमें इन्वॉल्व थी। अब विदेशी ताकतें केंद्र में दोबारा मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में, मैं समझता हूँ कि वैसी ताकतों को भी कंट्रोल किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये कैडर बेस पार्टी है, जैसे जिम्मेवारी लगेगी, अगर स्टार प्रचारक की जिम्मेवारी लगेगी तो पार्टी के लिए प्रचार करूंगा। व्यक्तिगत इच्छा है विधानसभा लड़ने की? ना, मैं तो चुनाव लड़ लिया। व्यक्तिगत इच्छाओं का कोई मामला नहीं है। हमारी इच्छा है कि तीसरी बार जो प्रदेश में सरकार बने, उसमें हम सब लोगों की भूमिका हो, हम अपना रोल प्ले करें। सारे जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने पिछले लंबे समय तक 25-30 साल से हमारे साथ मिलकर के संघर्ष किया है, मैं उन सब से भी आह्वान करता हूँ। कांग्रेसियों से भी कहूँगा कि तुम्हारे साथ धोखा होगा साथियों। जैसे पिछले चुनाव में हमारे साथ धोखा हुआ, धोखे के लिए तैयार हो जाओ, और जो धोखेबाज हैं उनको सबक सिखाने के लिए भी तैयार हो जाओ। तो डॉक्टर साहब, क्या दावा है? 44 सीटों पे आप लोकसभा में आगे रहे हो, आपकी पार्टी आगे रही है, तो इस बार क्या दावा है? दावा, हम मजबूत सरकार बनाएंगे, अपने बूते पे बनाएंगे, और लोग जनादेश हमारे पक्ष में देंगे। तीसरी बार सरकार बनती है तो उम्मीद करें भी ईडी पूरी कार्रवाई करेगी? नहीं, तीसरी बार देखिए, ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो केंद्रीय एजेंसी है। यहाँ का जहाँ तक मामला है, यहाँ की सरकार अपना जो काम है वो करने में लगी हुई है। अब एजेंसीज के ऊपर दबाव जैसे जैसे मजबूत जनादेश मिलता है चोरों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ, तो वो भी थोड़ा सा मजबूत होकर काम करते हैं। अब ये तो अंदर की उनकी बात है कि क्यों नहीं कर पा रहे, क्या है, क्या उसमें भी कोई इन्फ्लुएंस कर देता है किसी तरीके से विपक्ष का आदमी। लेकिन ये सच्चाई है कि देश जिन लोगों को हरियाणा जेल के पीछे देखना चाहता था, वो जेल के बाहर घूम रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ओबीसी की राजनीति करती है। बीजेपी तो हर वर्ग की राजनीति करती है, हर एक को आगे बढ़ाने का काम करती है। सबके लिए उन्होंने किया है, दलित वर्ग के लिए किया, किसानों के लिए किया, जनरल कैटेगरी के लिए किया। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है उसका सबको लाभ मिलता है। तो उन्होंने तो किसी की राजनीति नहीं करी, उन लोगों ने तो हर एक के साथ छल कपट किया, जाटों की नहीं की, किसी की राजनीति, किसी के वेल विशर नहीं है ऐसे लोगों को। इसलिए मैं समझता हूँ कि सत्ता से दूर हरियाणा की जाट आंदोलन के नाम पे पूरा हरियाणा जला, वो जलाए, तो आप बताइए किसको लाभ मिला? किसी को लाभ मिला उसका? जो लोग इस तरीके के राजनीति करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र का भला कर सकते हैं। इसलिए जो सबके बारे में सोचेगा वही व्यक्ति, वही विचारधारा, वही पार्टी अच्छी है, और उसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी तीसरी बार भी सरकार बनाएगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।